साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। यूजीसी गाइडलाइंस पर सुप्रीम कोर्ट के वंशवादी, परिवारवादी, जातिवादी कोलोजियम सिस्टम से आए हुए स्वयंभू मिलॉर्ड्स ने जो निर्णय लिया है उससे एक बार फिर से साबित हो गया है कि जातिवादी न्यायपालिका ओबीसी एससी एसटी वर्ग के समता के खिलाफ भेदभाव और असमानता के समर्थन में खड़ी है। अगर ऐसा नहीं होता तो ओबीसी एससी एसटी महिला और दिव्यांग जनों के हितों के लिए अगर एक निर्णय लिया गया था तो उसकी सुनवाई न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा और दूसरे न्यायमूर्ति ज्योमाला बागची आखिर इस मामले में इन्हीं दोनों जजों से जो ब्राह्मण वर्ग से आते हैं उनसे सुनवाई क्यों करवाई गई। यूजीसी गाइडलाइन के विरोध में सवर्ण वर्ग के छात्रों का तर्क था कि अगर कमेटी में सवर्ण वर्ग के प्रतिनिधि नहीं होंगे तो उनके साथ अन्याय हो सकता है, जबकि यूजीसी गाइडलाइन को स्पष्ट तौर पर पढ़ लीजिए, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि इस कमेटी में सवर्ण वर्ग के प्रतिनिधि शामिल नहीं होंगे। बस इतना लिखा है कि उसमें ओबीसी एससी एसटी महिला और दिव्यांग जन से प्रतिनिधि शामिल करना जरूरी है। इसके बावजूद जातिवादी तबका बिलबिला रहा था। तो इस मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं इस बात का ध्यान रखा गया कि अगर कोई निर्णय ओबीसी एससी एसटी वर्ग के हितों से जुड़ा हुआ है तो कम से कम कमेटी में इन वर्गों से लोग, एक महिला प्रतिनिधि और एक दिव्यांगजन प्रतिनिधि रखा जाए। हो सकता है इन वर्गों में किसी की उपलब्धता ही ना हो, क्योंकि जातिवादी कोलोजियम सिस्टम तो परिवारवाद और वंशवाद के आधार पर चलता है, लेकिन ऐसा नहीं संभव है कि इनमें से किसी वर्ग के एक भी न्यायमूर्ति की उपलब्धता ना हो। तो अगर सवर्ण वर्ग के लोगों को यह लग सकता है कि पिछड़े दलित वर्ग के लोग उसके साथ अन्याय कर सकते हैं, तो क्यों नहीं इस तबके को यह लगना चाहिए कि एक ही जाति के दो न्यायमूर्तियों द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा तो वो कानून के बजाय उनकी अपनी जाति से उपजे ज्ञान से उत्पन्न होगा। क्योंकि न्यायमूर्ति सूर्यकांत इस मामले की सुनवाई करते हुए जितने तल्ख नजर आ रहे थे, जिस तरह की टिप्पणियां उन्होंने की, अगर आपको बताया ना जाए कि टिप्पणियां कहां से हुई हैं तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है किसी सवर्ण महासभा, किसी ब्राह्मण महासभा का कोई पदाधिकारी ये टिप्पणी कर रहा है। हालांकि इस निर्णय पर नेशन जनमत को कोई अचरज नहीं है, क्योंकि वंचित तबके के लोग जब यूजीसी गाइडलाइन पर खुशियां मना रहे थे तब भी मैंने कहा था ठहरिए, अभी सुप्रीम कोर्ट के जातिवादी पैनल से भी तो गुजरना होगा। लेकिन पहली सुनवाई में ही रोक लगा दी गई, जबकि ईडब्ल्यूएस यानी कि सवर्णों को जब आरक्षण देना था तो आनन फानन में सदन में विधेयक लाया जाता है, 3 दिन के भीतर सदन से राष्ट्रपति से पारित करवा करके उसको कानून बना दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचता है तो जातिवादी कोलोजियम सिस्टम के जज स्पष्ट तौर पर कह देते हैं कि यह गैर संवैधानिक नहीं है। लेकिन जब जब वंचित तबके के आरक्षण की, हिस्सेदारी की, प्रतिनिधित्व का कोई मामला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पहुंचता है तो उसको रोक दिया जाता है। यह पहला प्रकरण नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, झारखंड सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, तेलंगाना सरकार द्वारा, तमिलनाडु सरकार द्वारा और तमाम राज्य सरकारों द्वारा जब जब वंचित तबके का आरक्षण या प्रतिनिधित्व का कोई मामला हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है तो उसको तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। जबकि 69,000 भर्ती का मामला सितंबर 2024 से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन तारीख पे तारीख अभी भी हजारों की संख्या में छात्र और छात्राएं इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन स्वयंभू मिलॉर्ड्स के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। लेकिन यहां व्यक्तिगत जाति से जुड़ा हुआ मामला था तो समानता के समर्थन में, भेदभाव और असमानता के खिलाफ खड़े यूजीसी की गाइडलाइन पर तत्काल प्रभाव से यह कहते हुए रोक लगा दी गई कि समाज इस निर्णय से बच सकता है। कैसे बच सकता है पता नहीं है, लेकिन सवर्ण महासभाएं, ब्राह्मण महासभाएं और करणी सेना के जो तर्क हैं, कमोवेश वही तर्क सुप्रीम कोर्ट के स्वयंभू मिलॉर्ड्स द्वारा दे दिए गए। क्योंकि ना खाता ना वही, जो धरती के स्वयंभू मिलॉर्ड्स कह दें वही सही।
हालांकि गेंद अभी भी मोदी सरकार यानी कि केंद्र सरकार के पाले में है। अगर मोदी सरकार के तमाम पिछड़े दलित नेता अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि देखो हमारी सरकार ने ओबीसी एससी एसटी वर्ग के समर्थन में कितनी बढ़िया गाइडलाइन बना दी, तो अभी भी गेंद उनके पाले में है। जिस तरीके से सवर्णों को आरक्षण देने के लिए आनन फानन में विधेयक बनाया जाता है, उसको संसद में पारित करवा करके कानून बना दिया जाता है, उसी तरीके से न सिर्फ यूजीसी की गाइडलाइन बल्कि वो शैक्षणिक संस्थान जो यूजीसी से कवर नहीं होते, जैसे आईएम, आईआईटी, एनआईटी, पीजीआई, एम्स, तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज, तमाम मेडिकल कॉलेज, तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटीज, तमाम कृषि विश्वविद्यालय में भी कानून बना करके इन तमाम गाइडलाइंस को जारी करवाना चाहिए, ताकि फिर से किसी रोहित वेमुला या पायल तड़वी जैसी छात्रा की सांस्थानिक हत्या ना की जाए। और अगर मोदी सरकार ऐसा नहीं करती है तो यह माना जाना चाहिए कि यह फिक्स मैच था, जिसमें ओबीसी एससी एसटी वर्ग के लोग और सवर्ण लोग मुफ्त में ही बल्ला भांज रहे थे। केंद्र सरकार को जो लाभ इसका चुनावी लेना है वो ले लेगी, कहेगी हमने तो गाइडलाइन जारी कर दी थी, सुप्रीम कोर्ट में रोक लग गई, हम क्या कर सकते हैं। यानी कि ओबीसी एससी एसटी भी मेरा और सवर्ण भी मेरा। अगर वास्तव में ओबीसी एससी एसटी वर्ग का हिमायती सरकार को दिखना है तो इन गाइडलाइंस को लेकर के उसको हर हाल में संसद में कानून बनाना ही होगा। हालांकि जातिवादी न्यायपालिका द्वारा जो निर्णय दिया गया, ये खुद चीख चीख करके कह रहा है कि यूजीसी की गाइडलाइंस कितनी जरूरी थी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इन वर्गों का प्रतिनिधित्व न होने की वजह से इनके खिलाफ या इनके समर्थन में जो मामले जाते हैं उनमें निर्णय अमूमन जातिवाद के हिसाब से ही होता है, कानून या संविधान के हिसाब से नहीं। यही वजह है कि पिछड़े और दलित वर्ग को अपने हक अधिकारों के लिए सड़क पर लड़ना पड़ता है, लाठियां खानी पड़ती है, लेकिन सवर्ण वर्ग को बिना मांगे मिल जाता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस पर एज इट इज मोहर लगा देते हैं। इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इन जातिवादी न्यायमूर्तियों को कि इनके निर्णय से एक बार फिर से साबित हो गया कि यूजीसी की गाइडलाइन पिछड़े दलित वर्ग के लिए कितनी जरूरी थी। बाकी देखते रहिए जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।